हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे और यह जो है इंडियन पॉलिटी का यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का 11वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम गवर्नर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे, गवर्नर की सैलरी के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर का अपॉइंटमेंट, टेन्योर और उसका क्वालिफिकेशन यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यकाल और राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, ये सब के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कि गवर्नर की एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स यानी कि राज्यपाल की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक शक्तियां क्या क्या है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हम पहले देखते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? विधान मंडल। तो विधान मंडल में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली आता है और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधान सभा। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है इसमें और इसका मतलब होता है विधान परिषद। और गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ये भी विधान मंडल का ही पार्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंटर में पार्लियामेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों जो होते हैं पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर विधान मंडल के 3 पार्ट होते हैं। और कौन कौन से ये पार्ट होते हैं? तो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद और गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये सभी स्टेट्स में नहीं होते हैं, तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है और वैसे 6 स्टेट्स हैं। तो वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी कि विधान परिषद है? तो वो स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो ये 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है और बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं है। और फिलहाल कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसमें 6 में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसका मतलब कि 22 स्टेट ऐसे हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद नहीं है। अब हम देखते हैं गवर्नर के बारे में यानी कि राज्यपाल के बारे में। तो आर्टिकल 153 हम पहले देखते हैं। तो आर्टिकल 153 जो है वो क्या कहता है कि देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as governor for 2 or more state। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर रहेंगे, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये प्रिवेंट नहीं करता है कि एक ही गवर्नर को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट में भी जो है उसे नियुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक गवर्नर को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का भी प्रभार दिया जा सकता है। और ये चीज़ जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1956 में जोड़ा गया, 7वें संविधान संशोधन से 1956 में, कि एक जो गवर्नर है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर हो सकता है। आगे देखते हैं हम, सैलरी ऑफ द गवर्नर इज 3,50,000। जो गवर्नर का सैलरी है वो कितना है? 3,50,000 रुपये सैलरी है गवर्नर का। लेकिन अगर एक ही आदमी गवर्नर है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का, तो उसे जो सैलरी मिलेगी वो इतना ही मिलेगी, 3,50,000 ही मिलेगी। लेकिन वो सैलरी क्या होगा कि डिवाइड हो जाएगा स्टेट्स के बीच में कि कौन कितना देगा। और ये कौन डिसाइड करता है? तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन स्टेट जो है वो कितना सैलरी देगा गवर्नर को। मान लीजिए कि एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है और एक स्टेट सी है। इसमें मान लीजिए कि एक ही आदमी है, एक्स कोई एक आदमी है जो ये तीनों स्टेट का गवर्नर है, ठीक, ए बी सी का। तो इसको सैलरी जो है वो 3,50,000 ही मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि ए जो है वो 1 लाख रुपया दे सैलरी में, बी जो है 2 लाख दे और सी जो है वो 50,000 दे, ठीक। तो टोटल मिला दें अगर इसको तो 3,50,000 हो गया इसका सैलरी। तो ये जो है तीनों स्टेट अपना सैलरी देंगे, लेकिन ये डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट कि किस स्टेट को कितना सैलरी देना है गवर्नर को। अगला आर्टिकल देखते हैं हम, आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि द एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। इसका मतलब ये हुआ
कि जो स्टेट का राज्य का कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास रहेगा, तो वो गवर्नर के पास ही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गवर्नर है वो क्या होगा, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा। आपको मैंने सेंटर में बताया था जैसे प्रेसिडेंट क्या होते हैं, नाम मात्र के प्रमुख होते हैं वो। रियल एग्जीक्यूटिव जो है सेंटर में कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उसी तरह स्टेट में जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव, वो होते हैं गवर्नर। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है स्टेट में, तो वो होता है चीफ मिनिस्टर, मतलब मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है और गवर्नर जो है वो नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव होते हैं। आगे देखते हैं हम आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 जो है वो क्या कहता है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ये जो है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। तो इसमें यह है कि द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो गवर्नर है किसी भी स्टेट का, उसे अपॉइंट कौन करेगा, तो उसे अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा। राष्ट्रपति जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करेगा किसी भी स्टेट का। अगला आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल 156। तो आर्टिकल 156 क्या कहता है, टेन्योर ऑफ गवर्नर, मतलब कि राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कितना कार्यकाल रहेगा, तो द गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस बाय प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर जो हैं तब तक ऑफिस में रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे, ठीक। नो फिक्स टर्म, कोई फिक्स टर्म नहीं होता है गवर्नर का। लेकिन जनरल जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर फॉर 5 ईयर्स टर्म। लेकिन जनरली प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति गवर्नर को 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। लेकिन ये टोटली प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन गवर्नर को रखना चाहते हैं। अगर वो चाहें कि गवर्नर को उनके पद से हटा दिया जाए तो वो 5 साल के पहले भी हटा सकते हैं। तो इसीलिए कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। अगर एमसीक्यू में पूछे कि गवर्नर का टर्म कितना होता है, तो आप ऑप्शन मारिएगा नो फिक्स टर्म, कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। अगला आर्टिकल देखते हैं हम आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 जो है वो क्या कहता है, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, मतलब कि राज्यपाल होने के लिए क्या योग्यता चाहिए उसके बारे में आर्टिकल 157 बताता है। तो इसमें क्या योग्यता चाहिए, तो ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, और उसका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 35 साल होना चाहिए। 35 साल या 35 साल से ऊपर वाले को ही गवर्नर यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। प्रेसिडेंट का एज क्या था, तो प्रेसिडेंट का भी एज 35 ईयर्स था मिनिमम। अगला आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल 158। तो आर्टिकल 158 क्या कहता है, कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस, मतलब कि गवर्नर जो ऑफिस है या गवर्नर का जो पद है उसमें क्या क्या शर्तें हैं उसके बारे में ये बताता है आर्टिकल 158। तो इसमें क्या है कि द गवर्नर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर किसी भी हाउस का यानी कि राज्यसभा का या लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, और ना ही वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो वैसे व्यक्ति को जो है गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। और अगर वो मेंबर है इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का या स्टेट लेजिस्लेचर का, तो वहां से उसे त्यागपत्र देना होगा और तब जाके उसे गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। अगला देखते हैं हम, द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल जो है कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। अगला आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 क्या कहता है, ओथ बाय गवर्नर, गवर्नर को जो है शपथ कौन दिलाता है, ठीक। तो इसमें है कि द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, मतलब कि जो भी आदमी गवर्नर के रूप में अपॉइंट होता है जिस स्टेट का, तो वहां का जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वही इनको शपथ दिलाता है। प्रेसिडेंट के केस में क्या था, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता था, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या हम इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दिलाते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। लेकिन गवर्नर को कौन दिलाता है, तो कंसर्न्ड हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो दिलाता है। और इसमें क्या है, अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं हाई कोर्ट के, कंसर्न्ड हाई कोर्ट के, तो वो जो है राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। प्रेसिडेंट में भी यही था कि अगर चीफ जस्टिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, तो जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का वो है प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएंगे। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर का जो है राज्यपाल का कार्यपालिका संबंधी क्या क्या शक्तियां हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला है
द गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है और इनको शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो गवर्नर ही दिलाता है चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को शपथ। सेकंड देखते हैं हम, ऑल द एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ द स्टेट इज डन इन द नेम ऑफ गवर्नर। मतलब कि राज्य की जो समस्त कार्यपालिका कार्य है वो राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है। ऑल एग्जीक्यूटिव वर्क जो है वो गवर्नर के नाम पे ही किया जाता है। थर्ड देखते हैं हम, अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर। फोर्थ देखते हैं हम, अपॉइंट्स चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। गवर्नर जो है वो चेयरमैन और मेंबर्स अपॉइंट करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। और ये जो है बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, और भी बहुत एग्जाम्स में इसको पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और यूपीएससी का चेयरमैन और मेंबर कौन अपॉइंट करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का? तो वो है प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं हम, रिकमेंड्स फॉर द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। गवर्नर जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल के लिए, किससे? प्रेसिडेंट से। और ये जो प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट में वो किस आर्टिकल में मेंशन है? तो वो आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 में मेंशन है। अगला देखते हैं हम, अपॉइंट्स वाइस चांसलर ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। राज्यपाल जो है स्टेट के राज्य के उप कुलपतियों को यानी कि वाइस चांसलर को अपॉइंट कर सकते हैं वेरियस यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालय के। उसके बाद देखते हैं हम, ही हिमसेल्फ एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट। ये खुद जो है वो क्या होते हैं? चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज का स्टेट में। चांसलर का हिंदी क्या होता है? कुलाधिपति। ठीक, ये कुलाधिपति होते हैं और वाइस चांसलर जो होता है उप कुलपति, उनको ये अपॉइंट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स आपको समझ में आ गया कि गवर्नर की क्या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं वो किसके नाम पे होता है? तो गवर्नर के नाम पे ही होता है। गवर्नर जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं और ये जो है चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड करते हैं, आर्टिकल 356 से प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है स्टेट में। और ये वाइस चांसलर यानी कि उप कुलपति को जो है ये अपॉइंटमेंट करते हैं और ये खुद क्या होते हैं? तो ये खुद कुलाधिपति होते हैं यूनिवर्सिटीज का स्टेट में। तो ये जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं गवर्नर्स के। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं हम लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि विधायी शक्तियां जो है गवर्नर की वो क्या होती हैं। तो पहला है, द गवर्नर इज ए पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मैंने आपको बताया कि गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का यानी कि विधानमंडल का एक पार्ट होता है, ना कि उसका सदस्य होता है। जैसे कि सेंटर में प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है, ना कि सदस्य होता है वहां का। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हम, द गवर्नर समन्स एंड प्रोक्स द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि राज्यपाल जो है विधानमंडल का सत्र बुलाता है और सत्र की समाप्ति करता है, वो गवर्नर ही करता है। समोन मतलब होता है सत्र को बुलाना, प्रोग मतलब होता है सत्र की समाप्ति करना। थर्ड देखते हैं हम, द गवर्नर एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ईच ईयर एंड फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। मतलब गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल का जो सत्र होता है हर एक साल जो स्टार्ट होता है उसको ये एड्रेस करता है और हर एक इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है उसको भी एड्रेस कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक। फोर्थ देखते हैं हम, अपॉइंट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? तो वो गवर्नर ही करता है स्टेट का। फिफ्थ नंबर देखते हैं हम, द गवर्नर नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ द मेंबर्स टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्यपाल है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद का जितना मेंबर्स है उसका 1/6 मेंबर को ये नॉमिनेट करता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो है राज्यसभा का 12 मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है? तो वो प्रेसिडेंट करता है। डिफरेंट फील्ड से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर को राज्यसभा में। उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद में गवर्नर जो है वहां का जितना स्ट्रेंथ है विधान परिषद का उसका 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करता है यानी कि नियुक्त करता है। और ये भी जो है डिफरेंट फील्ड से नॉमिनेट करता है गवर्नर। तो प्रेसिडेंट के केस में 12 था और गवर्नर के केस में 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगला हम देखते हैं
कि ए बिल बिकम्स ए लॉ विद द एसेंट ऑफ द गवर्नर। मतलब कोई भी जो बिल है यानी कि विधेयक है वो कानून कब बनेगा, जब गवर्नर उस पर सहमति देगा। सेंटर में भी क्या होता था कि कोई भी विधेयक कानून तभी बनता था जब प्रेसिडेंट उस पर सहमति देता था। इसमें एक चीज और हम देख लेते हैं कि व्हेन ए बिल इज सेंट टू द गवर्नर कैन। जब एक विधेयक को हम गवर्नर के पास भेजते हैं तो गवर्नर क्या कर सकता है। तो 4 चीजें हैं जो गवर्नर कर सकता है। तो क्या क्या कर सकता है, तो पहला देखते हैं हम, गिव एसेंट टू द बिल। मतलब या तो बिल पे वो सहमति दे दे और बिल को वो विधेयक बना दे, पास कर दे। ठीक। दूसरा है कि विथहोल्ड द एसेंट टू द बिल। वो विथहोल्ड कर सकता है बिल को, यानी कि अपने पास पेंडिंग रख सकता है बिल को। थर्ड क्या कर सकता है, इफ बिल इज नॉट मनी बिल द गवर्नर कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एंड इफ द बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अगेन विथ और विदाउट अमेंडमेंट देन द गवर्नर हैज टू गिव एसेंट टू द बिल। यानी कि अगर बिल मनी बिल नहीं है तो गवर्नर क्या कर सकता है कि बिल को वापस कर सकता है एक बार रिकंसिडरेशन के लिए कि उस पर आप विचार कीजिए। और अगर वो बिल दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर से यानी कि विधानमंडल से पास हो जाता है उसमें अमेंडमेंट करके या बिना अमेंडमेंट का, तो गवर्नर को इस बार सहमति देनी ही है। सेंटर में भी सेम होता था, प्रेसिडेंट के पास एक बार जो बिल गया ऑर्डिनरी बिल तो क्या है उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, और अगर राज्यसभा लोकसभा फिर उसको पास करके भेज देता है तो दूसरी बार में प्रेसिडेंट को सहमति उस पर देनी ही है। तो वही केस जो है आपका स्टेट में भी है, गवर्नर को भी है। मनी बिल को ये वापस क्यों नहीं कर सकता है गवर्नर, क्योंकि मनी बिल जो है वो गवर्नर की सहमति से ही पेश किया जाता है। तो इसलिए गवर्नर की सहमति पहले ली जाती है मनी बिल पे, तो इसलिए मनी बिल को वो भेज नहीं सकता है वापस गवर्नर। चौथा देखते हैं हम, द गवर्नर में रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें गवर्नर क्या कर सकता है कि बिल को जो है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। ठीक। तो ये 4 चीजें हैं जो गवर्नर एक बिल के साथ यानी कि एक विधेयक के साथ कर सकता है। अगला देखते हैं हम, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन प्रोमुलेट द ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन द सेशन। मतलब जो राज्यपाल है वो ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानमंडल सेशन में नहीं हो। और ये इसका आर्टिकल क्या है, तो ये है आर्टिकल 213 के अंतर्गत जो है राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है जब स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल सेशन में नहीं हो। और अध्यादेश जारी करने का पावर प्रेसिडेंट के पास भी होता है। प्रेसिडेंट भी अध्यादेश जारी कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो। और इसका आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 123 है जिससे प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर सकता है। और ऑर्डिनेंस जो है अध्यादेश होता क्या है, तो ये एक टेम्पोररी लॉ है। ठीक। दिस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 वीक्स। और जब ये अध्यादेश जारी हो गया तो क्या होता है, जब स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल जब सेशन में आता है तो इसको 6 वीक के अंदर पास करना है, अदरवाइज ये जो अध्यादेश है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगला हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर। मतलब राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियां हैं वो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम, बजट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर परमिशन ऑफ द गवर्नर। जो स्टेट का बजट होता है वो विधानसभा में किसके परमिशन से पेश किया जाता है, तो गवर्नर के ही परमिशन से पेश किया जाता है। तो ये फाइनेंशियल पावर है किसका, गवर्नर का। सेकंड देखते हैं हम, द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। मैंने भी आपको बता दिया था कि जो मनी बिल होता है, धन विधेयक जो होता है, वो विधानमंडल में तभी पेश किया जाता है जब रिकमेंडेशन ले लिया जाता है गवर्नर का। और यही कारण है कि मनी बिल को गवर्नर जो है वो वापिस नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रायर परमिशन लिया होता है गवर्नर का। थर्ड देखते हैं हम, द गवर्नर कंस्टिट्यूट ए स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटी। मतलब गवर्नर जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कर सकता है हर एक 5 साल पे, और ये क्या करेगा, रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत का और म्युनिसिपैलिटीज का। अगला देखते हैं हम, नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। मतलब कोई भी अगर ग्रांट चाहिए तो वो किसके जो है रिकमेंडेशन से दिया जाएगा, तो गवर्नर के ही रिकमेंडेशन से दिया जाएगा। अगला हम देखते हैं जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या क्या है। तो फर्स्ट है, द गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को यानी कि फांसी को क्षमा नहीं कर सकता है। और वहीं जो है प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, फांसी की सजा को क्षमा कर सकते हैं। और ये आर्टिकल 72 के तहत जो है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति
फांसी की सजा को क्षमा कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं हम, गवर्नर कैन नॉट रिव्यू पनिशमेंट गिवन बाय कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल से जो पनिशमेंट दिया जाता है मिलिट्री में, उसको गवर्नर रिव्यू नहीं कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कोर्ट मार्शल के पनिशमेंट को। थर्ड देखते हैं हम, द गवर्नर टेक्स डिसीजन विथ रिलेशन टू द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेज इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। मतलब गवर्नर जो है वो डिसीजन ले सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के लिए, उनकी पोस्टिंग, उनका प्रमोशन के लिए, लेकिन वो किससे कंसल्ट करके ये डिसीजन लेंगे, तो स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ही वो ये डिसीजंस लेंगे। फोर्थ देखते हैं हम, अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल। ये जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो गवर्नर ही करते हैं। स्टेट में क्या होता है, स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल, और सेंटर में क्या होता है, तो सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है, यानी कि महान्यायवादी। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अटॉर्नी जनरल का सेंटर में, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है, यानी कि महाधिवक्ता, और इसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, और अगली बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने कॉपी से रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।